सामान्य तौर पर जब हम परीक्षाएं देते हैं तो उसके लिए खूब तैयारी करते हैं और इन तैयारियों में हम 5 साल के पुराने पेपर्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि कौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते रहे। ये एक सामान्य तरीका होता है, बहुत सारे लोगों ने आप में से आजमाया होगा। जब नतीजे आने वाले होते हैं उससे पहले क्वेश्चन पेपर के सारे जवाबों को जोड़कर खुद भी आकलन करने का प्रयास करते हैं, इसमें से इतने मार्क्स मिलेंगे, इतने मार्क्स कट सकते हैं, जैसी बहुत सी संभावनाओं को हम तलाशते हैं। इन्हीं संभावनाओं को खंगालने तलाशने का काम जो है वो एग्जिट पोल्स करते हैं। एग्जिट पोल सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि जब मतदान करके मतदाता निकल रहा होता है तब उसकी राय जानी जाती, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पे बड़ी सही राय मिल जाती है। और अभी एग्जिट पोल कई बार ठीक भी साबित हुए हैं। पिछले तो काफ़ी समय से एग्जिट पोल के नतीजे, और अगर उनको पोल ऑफ पोल्स को मिला लिया जाए तो वो लगभग सटीक ही बैठते हैं या कम से कम एक अंदाज़ा तो नतीजों का दे देते हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल को लेकर बहुत उत्साह बना रहता है। अब 5 वर्षों की जैसे हम पेपर्स को खंगालते हैं, ज़रा 5 वर्षों के नतीजों पर नज़र दौड़ाएं और विश्वास करिए 5 बार चुनाव के जब नतीजे आपके सामने होते हैं, 25 साल का आंकड़ा आपके सामने होता है, तो आप एक राज्य के मतदाता का मिजाज समझ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको वर्तमान परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है। फिर भी आइए इस दिलचस्प डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में किस तरीके से 3 महत्वपूर्ण राज्यों के नतीजे रहे हैं। एक एक करके मैं अलग अलग एक्सप्लेनर्स में आपको इनकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं, और जब हम बात करेंगे 5 सालों की तो 2003 से 2018 तक के आंकड़े सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताऊंगा जो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। 2003 की से तो आंकड़े आएंगे, लेकिन 1998 से अगर हम जोड़ेंगे तो फिर 5 आपको चुनाव के नतीजे मिल जाते हैं। अब ये 1998 इसलिए भी अलग रखना पड़ रहा है क्योंकि उस समय पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले में आपको 1998 जो है वो एक राज्य के तौर पर देखने को मिलेगा। अब 1998 से ही शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में उस समय 320 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, आपको याद होगा, और दिग्विजय सिंह का राज चलता रहा। अजीत जोगी जो है वो मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ में। 172 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, भाजपा 119 सीटें, बसपा 11 सीटें, अन्य 18 सीटें। अजीत जोगी जब छत्तीसगढ़ बन गया था उसके बाद में फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन ये बताता है कि उस समय पर कांग्रेस का बड़ा जोर था। 1998 में केंद्र की राजनीति में भी अच्छा खासा जोर था, और आप अगर बात करें मध्य प्रदेश की सियासत में तो वहां 2 बार लगातार जो है वो दिग्विजय सिंह सत्ता में रहने में कामयाब रहे थे। 2003 के चुनावी नतीजों की बात करें तो उस समय पर ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए। 230 सीटें फिर जो अब वर्तमान में चली आ रही हैं वो मध्य प्रदेश की सीटें थी, तो हम मध्य प्रदेश की जरा यहां पर बात करते हैं। 2003 के नतीजों में बीजेपी ने वापसी करी 173 सीटों के साथ में। कांग्रेस को महज 38 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, एनसीपी को 1, सीपीआई को 1 सीट मिली। यहां पर बसपा देखिए आप, यहीं से शुरुआत हो गई है बसपा की। बसपा को मध्य प्रदेश में सीटें ऐसा नहीं कि आज से मिलनी शुरू हुई हैं। जब एमपीसीजी 1 हुआ करते थे और 320 सीटें थी तब भी बसपा के पास 11 सीटें थी, अन्य के खाते में भी 18 सीटें हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और छत्तीसगढ़ में तो अन्य का बड़ा दबदबा इस बार भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश जब संयुक्त था तो उस समय पर भी नतीजों में बसपा की पकड़ थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2003 की भी हमने बात की, वहां बसपा की सीटें काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी 2 सीटें मिली थी। 2008 के नतीजों की बात करते हैं। यहाँ पर अब ये भाजपा का दौर शुरू हो रहा है। 2003 से जो चला आ रहा है वो भाजपा का दौर चला आ रहा है। फिर 2008 में जो चुनाव हुआ 230 सीटें, 143 बीजेपी ने जीती, 71 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, 7 बसपा को भी मिली और 9 अन्य को। ये मैं जो बसपा अन्य की बात कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि इस बार के चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण रोल इनका हो सकता है। वो क्यों, वो भी थोड़ा सा बात करेंगे। पहले नतीजों को और थोड़ा आगे देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2013 की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा भाजपा का दौर चल रहा था और जबरदस्त चल रहा था। देखिए आप 2003 में 173, 2008 में 143, कुछ कम हुई है लेकिन बहुमत से बहुत आगे हैं, लेकिन फिर बढ़ जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद 2013 में 165 सीटें और कांग्रेस को महज 58 सीटें। कांग्रेस का दौर बिल्कुल मध्य प्रदेश से चला गया। ये दौर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिली। और आपको याद होगा सबसे पहले तो उमा भारती जीत कर आई थी, जबरदस्त चुनाव था वो। दिग्विजय सिंह 2 बार के मुख्यमंत्री हार गए थे, वो कांग्रेस की बड़ी बुरी हार थी। फिर अब विधानसभा 2018 की बात करते हैं। पिछले ही चुनाव की अगर बात करें तो उसके नतीजे भी बड़े स्पष्ट तौर पर ये दिखाते हैं कि कांग्रेस जो है वो वापसी करती दिखाई दी।
2018 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि यहां पर बहुत लंबे समय बाद, मतलब 3 बार सत्ता में जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी, ऐसा लगा बीजेपी की पकड़ जो है वो मध्य प्रदेश में जबरदस्त हो गई। लेकिन पिछला चुनाव जो था 2018 का, वो आपको याद होगा, बड़ा दिलचस्प हो गया। कांटे का मुकाबला था। ऐसा भी नहीं हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी में बीजेपी की हालत कांग्रेस वाली हो गई हो। कांग्रेस 58 सीटों के आसपास सिमटती दिखाई देती है हर चुनाव में, लेकिन पिछली बार भी बीजेपी 109 सीटें लाने में कामयाब रही और वोट प्रतिशत तो दोनों पार्टियों का लगभग बराबर रहा, लेकिन कांग्रेस को फिर भी मिली 114 सीटें, जो कि बीजेपी से कुछ 5 सीटें ज्यादा थीं। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी, अन्य को 4 मिली थी, समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी। इनके सहयोग से कांग्रेस सत्ता में आने में कामयाब रही। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन बड़ा झटका लग गया था, आपको याद होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए, पार्टी छोड़कर चले गए। उनको पार्टी में उचित स्थान नहीं मिल रहा था। राज्यसभा के चुनाव की लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाते ही कांग्रेस की सरकार एक बार फिर गिर गई। एक बार फिर बीजेपी को मौका मिल गया। इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ, खूब राजनीति हुई। कर्नाटक में भी इसी तरीके से जो है वो सरकार गिर गई थी और बीजेपी सत्ता में आई थी। ऑपरेशन लोटस एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, जिसका मध्य प्रदेश में भी फिर जमकर इस्तेमाल किया गया। यहां से अब कांग्रेस ने अपनी वापसी के लिए कोशिशें करना शुरू की। खासतौर पर कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद, पिछले नतीजे को देखते हुए, कमलनाथ की राज्य की राजनीति में वापसी के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया। कांग्रेस के इस बढ़े हुए उत्साह की वजह से कांग्रेस के इंटरनल सर्वे और वैसे भी जो आमतौर पर ओपिनियन पोल्स आए, उसमें ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है इस बार सत्ता की सबसे मजबूत दावेदार दिख रही है। फिर शिवराज सिंह चौहान 4 बार से मुख्यमंत्री बनते चले आ रहे हैं। ये इस बार भी मौका उन्हीं को मिला। बेशक वो पिछला चुनाव जो है एक तरीके से उनके नेतृत्व में हारे, बहुत क्लोज मुकाबला हो गया, लेकिन जीत भी नहीं पाए थे। लेकिन इसके बावजूद जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो फिर दोबारा शिवराज सिंह चौहान को ही मौका मिला, तो चौथा मौका उनको मिल गया मुख्यमंत्री के तौर पर। इस बार उनका नाम नहीं लिया गया, इस बार उनके चेहरे को प्रमुखता से नहीं रखा गया, क्योंकि बाकी के पिछले चुनाव जो हैं उनके नेतृत्व में लड़े जा रहे थे। पिछले चुनाव का नतीजा, इस बार के जितने ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी हो सकती है, इसलिए उनको किनारे कर दिया गया। अब अंदाजा लगाते हैं जरा, ये तो 5 साल के नतीजों की बात हो गई। इस बार का चुनाव मैंने अन्य पर बड़ा जोर दिया है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच आप अवश्य माने है, होता भी है, लेकिन यह भी बात याद रखें कि कई सीटों को ये जो अन्य है वो प्रभावित करते हैं या जीतते हैं। इस बार ऐसा लगता है कि अन्य का आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का तो मैं आपको बताता ही आया हूं कि उसने हमेशा अपने तरीके से चुनाव लड़ा है। ये 3 स्तर पर अलग अलग चुनाव हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक भी हो सकते थे। इंडिया अलायंस बनाया गया था, लेकिन वो मध्य प्रदेश के चुनाव में नदारद रहा। लिहाजा इसका खमियाजा इसी अलायंस को, ये तो तय हो गया अलायंस उन्हीं लोगों के बीच में बनता है जो एक जैसे मुद्दे पर लड़ रहे हो, किसी एक के खिलाफ लड़ रहे हो। यानी बीजेपी के खिलाफ तीनों लड़ रहे हैं, अब तीनों आपस में भी लड़ते कई सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान सबसे बड़ी पार्टी यानी अपोजिशन में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी कांग्रेस, उसको हो सकता है। इसीलिए इस बार मध्य प्रदेश के जो आप पहले तो एग्जिट पोल देखेंगे, उसके बाद नतीजे देखेंगे, लेकिन उसमें नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एनालिसिस की जाए तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस बार अन्य का आंकड़ा बहुत बड़ा खेल कर सकता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बहुत मुमकिन है अभी तक जो पिछले चुनाव के बाद और इस बार जिस तरीके के ओपिनियन पोल्स आए थे, जिस तरीके की हवा बनी थी, उसमें मुकाबला कड़ा रहेगा। आप ऐसा नहीं मान सकते कि बीजेपी या कांग्रेस में से कोई भी पार्टी जो है वो एकदम तेजी से गिर जाए। फिर आपको याद होगा कि वोटिंग परसेंटेज बहुत जबरदस्त रहा है। इस बार मध्य प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज को लेकर अलग अलग राय रही है। बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई लहर होती है तब जो है मतदाता जमकर वोट करता है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जब एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी होती, किसी को सत्ता से उखाड़ना होता है, तो भी मतदाता बहुत बाहर निकलता है। दोनों ही बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखा गया है इस बार, तो लहर भी हो सकती है। एंटी इनकम्बेंसी को खुद बीजेपी महसूस कर रही थी, इसलिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने नहीं रखा, तो दूसरा कारण भी हो सकता है। कारण कोई भी हो, यह बात तय है कि इस बार मुकाबला दोनों दलों के बीच कड़ा तो है, लेकिन इसमें जो तीसरा फैक्टर है अन्य का, यह बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसमें यह भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये किस पलड़े की तरफ दिखते हैं, कितनी सी
ये कितनी सीटें जीतेंगे सिर्फ इतने भर से फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी सीटों पर ये अपना प्रभाव डालेंगे वो भी इस बात को स्पष्ट कर देगा कि चुनाव में इन्होंने अपनी मौजूदगी कैसे दर्शाई है और इसका किसका किसका नफा और किसका नुकसान होता है ये तो खैर नतीजे बताएंगे। लेकिन इस पूरी एनालिसिस में आप एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबला अगर पिछली बार की तरह होता है तो बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है, यानी बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में कड़ा मुकाबला हो और अन्य जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, जो कि मध्य प्रदेश में अभी तक का मिजाज नहीं रहा है पिछले चुनाव को छोड़कर। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा और इस बार इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम से कम इन पिछले आंकड़ों और वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर लगती है।